Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर 9 सॉल्यूशंस का आज हमारा दूसरा लेक्चर है सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड सब्सटेंस एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। यानी जब सोल्यूट और जो सोल्यूट है जो आपने सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया है, डिसॉल्व कर दिया है, जो सोल्यूट डिसॉल्व हो गया है और जो सोल्यूट नीचे बैठ गया, सेटल डाउन हो गया है, जब दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाती है तो सोल्यूट की वो अमाउंट जो डिसॉल्व हो चुकी है दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। और ये वैल्यू एट पार्टिकुलर टेम्परेचर लेते हैं क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट डिसॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट which can be dissolved in 100 grams of the solvent at particular temperature at given temperature। लेकिन ये नोट तब करते हैं जब हमारे पास जो सोल्यूट डिसॉल्व हो चुका है और जो अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट है जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। या सिंपली ऐसे समझें जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के, रेट ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन के, जब डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाती है, जब दोनों सोल्यूट जो डिसॉल्व हो गया है और वो सोल्यूट की अमाउंट जो डिसॉल्व नहीं हुई, जब दोनों में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाती है तब हम सॉल्युबिलिटी नोट करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के यूनिट्स हैं, आप इसको ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर डेसीमीटर क्यूब में शो कर सकते हैं कि कितने ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है या कितने उसके मोल डिसॉल्व हुए हैं। सॉल्युबिलिटी को डिटरमिन कैसे करते हैं? सॉल्युबिलिटी डिटरमिन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सिंपल सा मेथड यूज करते हैं वो है एवेपोरेशन। कि हम सोल्यूट को डिसॉल्व करना शुरू करते हैं सॉल्वेंट में, कब तक डिसॉल्व करते जाते हैं जब तक सोल्यूट नीचे सेटल डाउन नहीं हो जाता। यानी हम उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं जब सोल्यूट नीचे बैठ जाता है, जब सोल्यूट सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, तो हम क्या करते हैं उसको फिल्टर कर लेते हैं और फिल्टर करने के बाद सॉल्वेंट को एवेपोरेट करके चेक कर लेते हैं कितना सोल्यूट इसमें डिसॉल्व हो गया था। जो नीचे बैठ गया है वो तो डिसॉल्व हुआ नहीं है, उसको तो फिल्टर करके साइड पे कर दें। जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो गया है अब वो सॉल्वेंट को आप एवेपोरेट करें और एवेपोरेट करके चेक कर लें कि अगर फर्ज करें आपके पास 100 ml या 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट था तो उसमें अब ये कितना सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है। इस तरह हम एवेपोरेशन के जरिए सोल्यूट जो है उसकी अमाउंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, जैसे टाइट्रीमीट्रिक मेथड है, आप करेंगे भी एक्सपेरिमेंट टाइट्रेशन वाला, टाइट्रीमीट्रिक मेथड से निकाल सकते हैं या आपने प्रैक्टिकल भी करने हैं, कंडक्टोमीट्रिक मेथड से भी कर सकते हैं और फिर एवेपोरेट करके भी कर सकते हैं। इस तरह से हम सॉल्युबिलिटी को डिटरमिन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी कर्व्स। सॉल्युबिलिटी कर्व होता है ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का जो ग्राफ होता है दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी कर्व। दो तरह की होती है, कॉन्टिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व और डिसकॉन्टिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व। सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्टिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व होती है जिसमें कोई ब्रेक नहीं आती, कोई शार्प ब्रेक नहीं होती। जैसा कि देखें सोडियम नाइट्रेट बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती चली जा रही है। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड कोई ब्रेक नहीं आ रही, लेड नाइट्रेट में देख लें, KCl NaCl में देख लें, KClO3 में देख लें, ये सीरिक सल्फेट में थोड़ा सा डिफरेंट है, ब्रेक तो इसमें भी कोई नहीं है लेकिन इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो तो इसका मतलब है ये एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन है, और अगर टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा हो रही हो तो इसका मतलब है ये एंडोथर्मिक सॉल्यूशन है, और अगर टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज ना हो रही हो तो आइडियल सॉल्यूशन होता है क्योंकि एंथैल्पी चेंज नहीं आई। जैसा कि NaCl में देखें बहुत थोड़ी सी चेंज आती है तो NaCl का सॉल्यूशन ऑलमोस्ट आइडियल होता है। अगर हम डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स देखें तो इसमें शार्प ब्रेक आ जाती है। जैसा कि यहाँ पर देखें कैल्शियम क्लोराइड, जब आप हीट करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड यहाँ तक ये जाके ब्रेक आ गया है, फिर हीट करें फिर ब्रेक आ जाएगा, फिर हीट करें फिर ब्रेक आ जाएगा। तो इस तरह से अगर शार्प ब्रेक आ जाए तो उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस है। वजह क्या होती है? वजह इसकी होती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पहले कैल्शियम क्लोराइड में 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, फिर 4 रह जाएंगे, यहां से एक नए कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट और कैल्शियम क्लोराइड ये हमारे पास टेट्राहाइड्रेट है, कैल्शियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट है, ये तीनों डिफरेंट कंपाउंड है।
तो एक्चुअली जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, जब हीट करते हैं नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बदल जाते हैं, जिसकी वजह से कंपाउंड ही नया स्टार्ट हो जाता है। कैल्शियम क्लोराइड के तीनों जो कंपाउंड हैं इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का फर्क है, लेकिन सॉलिबिलिटी सबकी बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ाने से। लेकिन सोडियम सल्फेट में जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं रहते तो सॉलिबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बन जाता है। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय कूलिंग द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट मॉडरेट स्पीड एट मॉडरेट रेट। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का वर्ड यूज करते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए सॉल्वेंट में। जब एक से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं तो फिर दोनों को सेपरेट करने के लिए हम सॉल्युबिलिटी का सहारा लेते हैं। उनकी जो सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होता है उसकी बेस पे हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। उनमें होता क्या है, जो लेस सॉल्युबल सॉल्यूट होता है वो पहले क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है, जो मोर सॉल्युबल होता है वो सॉल्यूशन में रह जाता है, जो लेस सॉल्युबल होता है वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से हम दोनों को सेपरेट करने में कामयाब हो जाते हैं। अब फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन किस बेस पे सेपरेट करेंगे, इसको हम बेस पे सेपरेट करेंगे सॉल्युबिलिटी। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि इससे हम इंप्योरिटीज को भी यहां से सेपरेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन परफॉर्म कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास इम्प्योर सोल्यूट है, आप इसको डिसॉल्व कर दें सॉल्वेंट में। अब हो सकता है इंप्योरिटीज डिसॉल्व ही ना हो, या अगर इंप्योरिटीज भी डिसॉल्व हो गई हैं, सोल्यूट भी डिसॉल्व हो गया है, तो फिर आप सोल्यूशन को एवेपोरेट करें। जब सोल्यूशन एवेपोरेट होके थोड़ा रह जाता है, तो सोल्यूशन एवेपोरेट होने के बाद जब थोड़ा रहेगा तो उसमें क्या होगा, जो मोर सॉल्युबल सोल्यूट होगा वो तो सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व ही रहेगा, जो लेस सॉल्युबल होगा वो वाला जो सोल्यूट होगा लेस सॉल्युबल वाला वो नीचे बैठ जाएगा, उसको हम फिल्टर करके यहां से अलग कर लेंगे। अब फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन तब यूज करनी है जब दोनों ही सोल्यूट डिसॉल्व हो गए हैं लेकिन दोनों की सॉल्युबिलिटी में फर्क है। लेकिन अगर ये जब हम उसको हीट करते हैं या डिसॉल्व करते हैं, अगर सॉल्युबिलिटीज जो इंप्योरिटीज हैं वो डिसॉल्व ही नहीं होती, नीचे बैठ जाती हैं, तो फिर तो कोई टेंशन नहीं, फिल्टर करके अलग कर लें। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में जब दोनों सोल्यूट डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी इंप्योरिटी भी होगी सोल्यूट भी हो गया, तो फिर हम क्या करते हैं, हम सॉल्वेंट कम करते हैं, हम सॉल्वेंट एवेपोरेट करते हैं, सोल्यूशन को कंसंट्रेट करते हैं। जब सोल्यूशन कंसंट्रेट होता है तो जो लेस सॉल्युबल वाला होता है, लेस सॉल्युबल वाला सोल्यूशन में से बाहर आ जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। मोर सॉल्युबल वाला डिसॉल्व रहेगा, तो हम लेस सॉल्युबल वाला जो है उसको फिल्टर करके अलग कर लेंगे। जब उसको फिल्टर करके अलग करेंगे तो फिल्टर करके अलग करने से वो सेपरेट हो जाएगा और इस तरह हमारे पास प्योर सोल्यूट आ जाएगा। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।